Hello friends, now I am going to talk about dark reaction which occurs in C4 plants. C4 plants के अंदर जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है तो उसमें होने वाले चक्र को हम लोग C4 साइकिल कहते हैं। C4 साइकिल को हैच एंड स्लैक मार्ग या पाथवे कहते हैं। पहली बात, C4 प्लांट्स जो होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? पहली बात तो उनके अंदर क्रांज एनाटॉमी इज प्रेजेंट, यानी कि क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रांज का मतलब क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट रिंग्स, यानी कि दो स्पष्ट वलय हमको मिलते हैं। क्रांज का मतलब होता है हेलो, और ये जो एनाटॉमी थी यह डाउंटन व त्रिगुणा ने दी थी, गिवन बाय डाउंटन एंड डाउंटन एंड त्रिगुणा। डाउंटन और त्रिगुणा ने यह एनाटॉमी दी थी। दूसरी बात, इसमें द्विरूपी यानी कि डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्योंकि पर्ण मध्योतक में मीजोफिल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रेना पाया जाता है, और बंडल शीथ में ए ग्रेनल ग्रेना रहित क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और बंडल शीथ में भी PS2 जो होता है एब्सेंट होता है। अब आप बोलोगे सर ये बंडल शीथ कहां से आ गई? तो जब हम सेक्शन काटते हैं तो ये अपर क्यूटिकल, ये अपर एपिडर्मिस पत्ती की, यहां मीजोफिल, यहां स्पंजी ऊतक ले लीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है। मध्य शिरा, मध्य शिरा का मतलब यहां पर मिडवेन आएगी, इस मिडवेन के चारों तरफ, मध्य शिरा के चारों तरफ क्लोरेनकाइमेटस, क्लोरोफिल युक्त क्लोरेनकाइमेटस बंडल शीट मिलती है, जो यहां पर मिलेगी। ये रही, इसी के अंदर ए ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट होता है और इसी के अंदर PS2 का अभाव होता है। अब जो C4 साइकिल है वो कहां कहां पर संपन्न होता है? पत्ती में। तो बात चलेगी कि इसके दो क्षेत्र हैं, 2 साइट्स। एक साइट
मीजोफिल है और दूसरा साइट बंडल शीथ है। अब हम देखते हैं कि कैसे C4 प्लांट्स में हैच एंड सेलेक्ट पाथवे लागू होता है। C4 प्लांट्स के उदाहरण में पहले दे चुका हूं, एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स। क्या है वो एग्जाम्पल? गन्ना, मक्का, सोरगम। गन्ना, मक्का एंड नंबर 3 सोरगम। और भी बताए थे मैंने, एमरेंथस होता है, यूफोर्बिया होता है, इल्यूसिन होता है, चिनोपोडियम होता है, ट्रॉपिकल ट्रीज होते हैं। लेकिन हमारी किताब के अंदर 40 साल से देख रहा हूं यही आते हैं बस, गन्ना, मक्का और सोरगम। अब कार्यक्रम शुरू हुआ। ये हमारी क्यूटिकल, ये हमारा रंध्र, ओके, और उसके, ये क्यूटिकल होगी बेटा, और उसके नीचे ये एपिडर्मिस, ये आ गई। ऐसे ही नीचे ये क्यूटिकल और ये हमारे स्टोमेटा, और उसके ऊपर लोअर एपिडर्मिस, ये रही। इनसे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा C4 चक्र जो होगा वो तो मीजोफिल में होगा और बंडल शीथ में होगा। बंडल शीथ क्या होती है कि ये पत्ती है, उसकी ये मध्य शिरा है, उसका सेक्शन हम लोग यहां पर बनाते हैं। ये रहा बंडल शीथ। और बंडल शीथ इनकी जो होती है वह क्लोरेनकाइमेटस होती है, जिसमें क्लोरोफिल होता है तथा ग्रेना नहीं होता है, एवं PS2 प्रकाश तंत्र 2 अनुपस्थित होता है। ओके, सो दिस इज योर बंडल शीथ, पूल आच्छद, जिसे हम लोग कह रहे हैं। C4 पाथवे में प्रकाशीय श्वसन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। अब ये वाला जो जोन है इसको अपन पर्णमध्योतक या मीजोफिल कहते हैं। CO2I ये आ गई। C3 पौधों में तो CO2 RUBP से मिली। यहां पर ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट से मिलेगी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से मिली। C3 जो होता है, PEP जो होता है वो 3 कार्बन एटम का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन एटम का होता है। तो बनने वाला यौगिक जो होगा वो कौन होगा बोलो? 4 का। उसका नाम क्या है? ऑक्जेलो एसेटिक एसिड। और यहां पर जो एंजाइम काम में आएगा दैट विल बी योर पेप्को। वहां पर था रुबिस्को, जो कि दुनिया के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, 16%। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, वी हैव गॉट इट हियर। अब ये ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, ये मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में काय में बदल जाता है। एक NADPH2 निकल गई,
ये आपका मैलिक एसिड में बदल गया। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन एटम का होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी 4 कार्बन एटम का होता है। क्योंकि पहला यौगिक जो बना है वो ऑक्जेलो एसिटिक 4 कार्बन एटम का है, इसलिए इसको कौन सा चक्र कहा गया? C4 चक्र। अब ये मैलिक एसिड जो है बंडल शीट में गया बंडल शीट पूरा मान लिया अपन ने, और मैलिक एसिड टूटकर CO2 देता है और पायरुवेट देता है। ये कौन है? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और ये कौन है? पायरुवेट। ये पायरुवेट कितने कार्बन एटम का होगा? 3 का, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया कार्बन। अब ये बेटा बाहर आता है, और ये पायरुवेट जो होता है अब ये बाहर आ गया, और यहां से लेकर यहां तक बदलने में 2 ATP काम में आ जाती है। तो बेटा ये CO2 क्या करेगा? ये केल्विन साइकिल करेगा अंदर ही अंदर, और केल्विन साइकिल में अपने कितने ATP काम में लिए थे एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए? 18। ये भी 6 बार घूमेगा, 6 टाइम्स। तो यहां 2 ATP काम में ली, वहां 18 ATP काम में ली, लेकिन ये 6 बार घूमेगा तो 12 ATP। तो 18 + 12 = 30 ATP के द्वारा एक ग्लूकोज का निर्माण होगा। अब हुआ क्या कि बंडल शीट के अंदर यहां पर ये क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, उधर RUBP भी होगा जो कि C3 पौधों के अंदर था, लेकिन यहां पर CO2 इतनी अधिक निकलती है एंजाइम साइट के ऊपर, तो RUBP क्या करता है कि CO2 के साथ में क्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए इनके अंदर प्रकाशीय शोषण नहीं होता है। हो गया? तो ये पायरुवेट, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बदल गया। तो टोटल ATP हमको 18 + 12 = 30 ATP की आवश्यकता पड़ती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि C4 पादपों में भोजन निर्माण का मुख्य क्षेत्र कौन सा होता है? मीजोफिल होता है या बंडल शीट? तो आप बोलोगे बंडल शीट होता है, क्योंकि केल्विन साइकिल तो वही हुई और केल्विन साइकिल से भोजन बनता है। ओके, सो दिस इज योर C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स जो होते हैं दे आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट। C4 पौधे जो होते हैं वह C3 की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं। क्यों? क्योंकि C4 पौधे जो होते हैं वह अधिक प्रकाश तीव्रता में और कम CO2 की सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट देन C3। C4 पादप C3 की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं। क्यों? क्योंकि लो CO2 कंसंट्रेशन में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। दूसरा, हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर भी अधिक प्रकाश तीव्रता में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फिर वाटर लॉस यानी कि जल हानि इज लेस, वाटर को कंजर्व भी कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि C4 पौधे जो होते हैं वो एक इक्वेटोरियल रीजन के अंदर मिलते हैं, ट्रॉपिकल ट्रीज वगैरह, उष्ण कटिबंधीय वन के अंदर। खूब गर्मी पड़ती है लेकिन फिर भी वो लोग वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करने में समर्थ होते हैं। अब हमारी बात चलेगी कि ये C3 प्लांट है, इनमें अंतर याद करना बेटा, और ये C4 प्लांट है। लास्ट के अंदर एनसीईआरटी की किताब के अंदर चार्ट दे रखा है। ओके, तो इनके अंदर पहला यौगिक फर्स्ट कंपाउंड कौन होता है? PGA, जो कितने कार्बन एटम का होता है? 3 का। इनके अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है जो कि C4 का होता है। इसमें
फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है, प्रकाशीय श्वसन होता है। इनके अंदर प्रकाशीय श्वसन नहीं होता है। तीसरा, इनके अंदर एक CO2 ग्राही एक्सेप्टर कौन होता है, RUBP। और यहां पर कौन होते हैं, दो, जिनमें से पहला कौन होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और फिर दूसरा होता है RUBP। इनमें केल्विन साइकिल जो होता है वह स्ट्रोमा में होता है, और इनके अंदर जो केल्विन साइकिल होता है वह बंडल शीथ में होता है, पूल आच्छद में होता है। 5वां नंबर, लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहां पर हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। 6 नंबर, हाई CO2 कंसेंट्रेशन चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस। ये लो CO2 कंसेंट्रेशन के अंदर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। लो लाइट में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और ये हाई लाइट के अंदर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आई बात समझ में? ऐसे बहुत सारे अंतर दे रखे हैं, उनमें से आप सही वाले को चुन लो, एक क्वेश्चन आपका बनने के चांसेस होते हैं, जो कि मैंने मेन इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोगों को बता दिए हैं। और अब बात चलेगी कि व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग फूड ट्रांसलोकेशन। हमने पढ़ा था मिनरल न्यूट्रिशन में कि फ्लोएम से भोजन नीचे भी जाता है, वापस ऊपर भी आता है और साइड में भी जाता है, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन होता था। तो व्हाट आर द थ्योरीज फॉर फूड ट्रांसलोकेशन, यानी कि भोजन स्थानांतरण की कौन कौन सी सिद्धांत हैं। एक कहलाता है दाब प्रवाह परिकल्पना, मास फ्लो हाइपोथेसिस। ये परिकल्पना मैं आपको मिनरल न्यूट्रिशन में समझा चुका हूं, जो कि मंच ने दी थी। किसने दी थी? मंच ने। और एक कहलाती है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थ्योरी, जो कि ह्यूगो डेवरिज ने दी थी। इन थ्योरीज का समर्थन भी किया गया, लेकिन बेस्ट थ्योरी जो एक्सेप्ट की जा रही है दैट इज योर मास फ्लो हाइपोथेसिस। और इसी के साथ में हमारा C3 साइकिल C4 साइकिल समाप्त होता है। इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट लॉज रिलेटेड विद द फोटोसिंथेसिस। एक लॉ कहलाता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम, और दूसरा कहलाता है लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, लीबिग का न्यूनतम का नियम। Blackman's law of limiting factor states that when a process is conditioned to its rapidity by number of factors, then the rate of process is governed by the limited factor. जब कोई क्रिया अनेक कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है, तो उस क्रिया की दर जो होती है सबसे सीमित कारक के द्वारा प्रभावित होती है। लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम भी वैसा का वैसे ही है, इसमें केवल लिमिटेड की जगह पर न्यूनतम वर्ड आ जाएगा। In which we see that when a process is conditioned to its rapidity by number of factors, then the rate of photosynthesis is governed by the limited factor. फिर हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, और इसके बाद में हमारा यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जिसके बारे में बात करेंगे अपन अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।